नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। मैं एक बार फिर दोस्तों आप सभी लोगों को वंदन अभिनंदन करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर। देखिए ईडब्ल्यूएस आरक्षण क्या है। सुप्रीम कोर्ट में इसका केस अभी भी चल रहा है दोस्तों, याचिकाएं लगाई हुई हैं और याचिकाओं पर केस चल रहा है। क्या ओबीसी क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण खत्म होगा, क्या अभी भी विचार क्या सुप्रीम कोर्ट के विचार में के अधीन है आरक्षण, तो ये पूरी बात देखेंगे दोस्तों। इससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, लाइक और शेयर कर देना दोस्तों। अब देखिए बात करेंगे हम, देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर। तो क्या हुआ, देखिए कल सुनवाई हुई थी, उसमें क्या कहा कोर्ट ने। देखिए सुप्रीम कोर्ट ने उत्पीड़न बताने वाले रामायण महाभारत के उदाहरण दिए, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस आरक्षण याचिके ने कहा बैल व शेर के लिए एक कानून बनाकर उत्पीड़न। देखिए जो याचिकाकर्ता थे उनके वकील ने कहा कि बैल और शेर के लिए एक जैसा आरक्षण नहीं बनाना चाहिए था। देखिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने से केंद्र सरकार के निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई हुई। याचिकाकर्ताओं ने आरक्षण के में पिछड़ों व दलितों की अहमियत पर तरजीह दिए हैं। पिछड़ों व दलितों को क्यों आरक्षण देने के पीछे रामायण और महाभारत काल की घटनाओं का उल्लेख किया गया। चीफ जस्टिस यू ललित, जस्टिस दिनेश माहेश्वरी, जस्टिस रवीश एस भट्ट, जस्टिस बेला एम त्रिपाठी एवं जस्टिस जेबी पारदीवाला की संविधान पीठ में 103 संविधान संशोधन विधायिकता पर सुनवाई कर रही है। इन याचिकाओं में इस संविधान संशोधन को रद्द करने व आर्थिक आधार पर आरक्षण खत्म करने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता की ओर से प्रोफेसर रवि वर्मा ने चंपाकम दौरे राजन फैसले का उदाहरण दिया है। आरक्षण नीति से जुड़े इस केस को 7 जजों की बेंच ने सुना था। मैसूर में 1872 में पहली बार आरक्षण की परिकल्पना हुई, तब यह केवल पुलिस में लागू हुआ था। देखिए सबसे पहला आरक्षण कहाँ दिया गया था, मैसूर में 1872 में। अब कोर्ट लाइव कोर्ट था, उसमें क्या घटना हुई। जस्टिस भट्ट, क्यों कोई जातिगत गणना हुई है क्या। अब देखिए वर्मा जी क्या कहते हैं। पहली जातिगत गणना 1872 में हुई थी। भारत सरकार ने 1951 में गणना से जाति हटा दी थी। अब 2011 में जाति गणना की ईडब्ल्यूएस आरक्षण का संविधान संशोधन बिना रिसर्च गणना या ग्राउंड रिपोर्ट में हुआ है। जो पिछड़े वर्ग के नहीं हैं वे भी आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। देखिए दोस्तों इसमें एक ही बात स्पष्ट कही है कि जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण है उसका लाभ ऐसे लोग भी ले रहे हैं जो आर्थिक रूप से पिछड़े नहीं हैं, और जो पिछड़े नहीं हैं उनको भी ये लाभ मिल रहा है। तो ये किसने कहा है, ये वर्मा जी ने कहा। सीजीआई ने क्या कहा, सीजेआई ने क्या कहा, संविधान संशोधन ऐसा नहीं कहता जैसा आप कह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि संविधान जो संशोधन है वो ऐसा नहीं कहता जैसा आप कह रहे हैं। तो वर्मा जी, देश की 5% आबादी आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग में आती है। अब देखिए उन्होंने एक ही बात कही है कि जो देश है ना उसकी 5% आबादी जो है वो पिछड़ा वर्ग में आती है ना। ऐसा कोई डेटा नहीं है कि क्या वे वाकई में पिछड़े हैं, और ऐसा कोई भी अभी डेटा नहीं है कि ये सिद्ध करे कि वो शायद पिछड़े हैं, है ना, रियल में पिछड़े हैं। तो सीजीआई ने शायद सरकार आबादी आधार टारगेट रख रही होगी। तो सीजीआई ने कहा कि शायद सरकार के पास ऐसे आंकड़े होंगे जिस पर उन्हें आरक्षण दिया। तो वर्मा, महिलाओं को बराबर के तौर पर 50% आरक्षण नहीं दिया गया, जबकि 5% आबादी को 10% आरक्षण दे दिया गया। देखिए तो फिर वर्मा जी ने ये कहा कि महिलाओं को बराबरी के तौर पर, देखिए महिलाएं, देखिए जितने पुरुष हैं उतनी महिलाएं हैं, तो महिलाओं को बराबरी के तौर पर 50% आरक्षण नहीं दिया गया, परंतु 5% आबादी को 10% आरक्षण दे दिया। जो दोस्तों ईडब्ल्यूएस है ना, जो सामान्य वर्ग के पिछड़े हैं उनकी आबादी सिर्फ 5% है ना। तो वर्मा जी ने कहा है कि जब 5% आबादी वालों को 10% आरक्षण कैसे दे दिया, जबकि महिलाओं की आबादी 50% है और उनको 50% आरक्षण नहीं दिया। तो सीजीआई ने क्या कहा, क्या आबादी के आधार पर होगा, क्या आरक्षण आबादी के आधार पर होगा। वर्मा, इस तरह थाली में सजाकर किसी को आरक्षण नहीं दिया गया। विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग की
छोटी आबादी को 10% आरक्षण देना सही नहीं है। क्या यह जाति के आधार पर भेदभाव नहीं है? यह निर्णय समानता के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। तो देखिए वर्मा जी ने कहा कि देखिए किसी को इस तरीके से सजाकर हमें आरक्षण नहीं देना चाहिए, है ना। और जिन भी को मिला है वो विशेष आबादी नहीं रखते, जिनको भी सामान्य जो आर्थिक रूप से पिछड़ा को जो मिला है आरक्षण, वो आर्थिक रूप से पिछड़े नहीं है ना दोस्तों। फिर उसके बाद जस्टिस भट्ट ने क्या सरकार ऐसी नीति बनाए जो आर्थिक आधार पर है, लाभार्थी निश्चित आय वाले लोग हों। फिर जस्टिस ने कहा क्या मतलब ऐसा सरकार को करना चाहिए कि ऐसी नीति बनाना चाहिए कि जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, चाहे वो SC का हो, ST का हो, OBC का, जनरल का, किसी भी कैटेगरी का हो, तो उसे लाभ मिले। वर्मा पिछड़े वर्ग प्रतिनिधित्व को अनदेखा कर गरीबों की मदद के लिए कोई उचित उपाय नहीं हो सकता, है ना दोस्तों। रियासत खत्म होने पर बहुत से राजकुमार कंगाल हो गए हैं, क्या उन्हें गरीब माना जाए? फिर उसके बाद वर्मा जी ने एक ही कहावत की है, एक ही कहा है कि देखिए पहले जो राजा थे बहुत अमीर हुआ करते थे, है ना दोस्तों, लेकिन वो बहुत ही बेकार हुआ करते थे, उन्हें गलत आदतों से ग्रस्त थे, दारू पीते थे, जुआ खेलते थे, है ना, और जो भी गलत संगतियां थी उन सब में लिप्त थे, और उनने इन्हीं संगतियों में रहकर अपना सभी राजपाट खत्म कर दिया और आज वो कंगाल हो गए। क्या ऐसे लोगों को गरीब माना जाना चाहिए? तो इस तरीके के उदाहरण जस्टिस वर्मा जी ने दिए हैं जस्टिस को। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो, और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा दोस्तों। और इसमें एक ही बात कही थी, देखिए इसमें एक ही बात निकल कर आ रही है कि देखिए EWS जो आरक्षण है वो ऐसे लोगों को भी कुछ मिल रहा है वर्मा जी के कहने के अनुसार कि जिनको जो वास्तविक रूप में आर्थिक रूप से पिछड़े नहीं हैं। और पिछड़े का यदि बात करें तो देखिए पिछड़ा सारी जातियों में पिछड़े माने जाते हैं, तो ये आरक्षण सारी जातियों को उन लोगों को मिले जो आर्थिक रूप से पिछड़े हैं। तो इनका सिर्फ एक ही बात कहना है कि आर्थिक रूप से पिछड़ा सिर्फ एक ही वर्ग के आदमी नहीं हो सकते, एक ही वर्ग की लोग नहीं हो सकते। आर्थिक रूप से पिछड़े OBC भी हो सकते हैं, SC भी हो सकते हैं, ST भी हो सकते हैं, और ST भी हो सकते हैं, जनरल भी हो सकते हैं, EWS वाले भी हो सकते हैं। तो इन सब के बारे में बात करी थी वर्मा जी ने। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगे? अच्छा लगा तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।